अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस, जिनको हम डार्क रिएक्शंस भी कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस जो है ये स्ट्रोमा में होते हैं, स्ट्रोमा में, क्लोरोप्लास्ट में। ये रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनको लाइट की प्रेजेंस और एब्सेंस से फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा। ये रिएक्शंस दिन में भी हो सकते हैं। इनको डार्क रिएक्शंस बस इसलिए कहते हैं क्योंकि इनको लाइट की प्रेजेंस और एब्सेंस से फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा। और इनके पास अगर लाइट नहीं है तो CO2 फिर कहाँ से आएगी? वो यहाँ से आएगी कि जो एनर्जी ATP और NADPH की फॉर्म में बनी थी लाइट रिएक्शंस में, वो अब यूटिलाइज होगी डार्क रिएक्शंस में, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस में, और कार्बोहाइड्रेट्स बनेंगे, ग्लूकोज बनेंगे इसके रिजल्ट में। अब ये जो है ना लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस, ये मेल्विन कैल्विन और उसके कोलीग्स ने जो है मिल के डिस्कवर किया था एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। इसके लिए कैल्विन को नोबेल प्राइज़ भी मिला था। कैल्विन साइकिल जो है वो एक साइक्लिक सीरीज़ होती है ऑफ रिएक्शंस जो कि कैटलाइज्ड बाय एंजाइम्स होती है, और इसमें कार्बन की रिडक्शन और फिक्सेशन होती है। इन द सिंथेसिस, इन द रिजल्ट शुगर बनती है। अब इसके लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है उसकी वही सोर्स है जो कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस को चाहिए होती है, लाइट कार्बन डाइऑक्साइड, और वो आती है एटमॉस्फेयर से। और फिर जो है केल्विन साइकिल आगे प्रोसीड होती है। जो ATP और NADPH लाइट रिएक्शंस में बनते हैं वो इन डार्क रिएक्शंस में ऑफ केल्विन साइकिल उसमें यूटिलाइज होते हैं, और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट होके 1 शुगर मॉलिक्यूल बनाता है, जैसे यानी कि ग्लूकोज। अब इन रिएक्शंस को केल्विन साइकिल में जो इन्वॉल्व होते हैं इसको C3 साइकिल भी कह सकते हैं, और जो है रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें रिडक्शन हो रही है फॉस्फेट्स की इन साइक्लिक फॉर्म। और इन प्लांट्स को जो कि केल्विन साइकिल परफॉर्म करते हैं उनको जो है वो C3 प्लांट्स कहते हैं। C3 प्लांट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें फर्स्ट स्टार्ट में जो इसका इनिशिएशन है उसमें 3 कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व होते हैं टू स्टार्ट द रिएक्शन। केल्विन साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। एक है कार्बन फिक्सेशन, जिसमें कार्बन की प्रेजेंस, कार्बन की फिक्सेशन होती है। दूसरा स्टेज है रिडक्शन, और तीसरा जो है वो है रीजनरेशन ऑफ CO2 एक्सेप्टर, यानी कि RUBP, राइबोलोज बिसफॉस्फेट। सो लेट्स सी केल्विन साइकिल। मेल्विन केल्विन ने जो है जब ये साइकिल ये डिस्कवर की उसके कोलीग्स के साथ, तो उन्होंने क्या किया कि इस साइकिल को 3 फेजेस में जो है वो डिवाइड कर दिया, ताकि हमारे लिए ये और इसको एक्सप्लेन करने के लिए और भी समझने में आसानी हो जाए। अब 3 स्टेप्स जो हैं वो देख लेते हैं, जैसे कि मैंने पीछे बताया भी है। कार्बन फिक्सेशन एक तो हो गया, और उसके बाद रिडक्शन। रिडक्शन को जो है इसका एक और नाम है केमिकल रीशफलिंग, वो मैं आपको इसी में समझाऊंगी आगे। और जो थर्ड स्टेप है वो है रीजनरेशन ऑफ RUBP। केल्विन साइकिल स्ट्रोमा में होती है क्लोरोप्लास्ट के, और वहाँ पे ऑलरेडी एक केमिकल मौजूद होता है राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, RUBP। इसको राइबोलोज बिसफॉस्फेट भी कह सकते हैं। 1,5 अगर हटा दें तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये केमिकल मिलता है CO2 से, 3 CO2 मॉलिक्यूल्स से इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। और जो ये ये मिलाना, ये जो केमिकल रिएक्शन इस 2 चीज़ों का, CO2 और राइबोलोज बिसफॉस्फेट, इसको जो करने में हेल्प करता है एंजाइम, उसका नाम है रबिस्को। रबिस्को एक मतलब शॉर्ट फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म बड़ी है, बहुत बड़ी, तो उसको एक शॉर्ट में करने के लिए, इजी बनाने के लिए इसको रबिस्को का नाम दिया है। और रबिस्को की फुल फॉर्म है राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज डिहाइड्रोजिनेज। ये काफ़ी लंबा नाम हो जाता है,
तो इसीलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में और ईज़ी करने के लिए रबिस्को का नाम दिया है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है ना एंजाइम है, क्योंकि ये एक रेट लिमिटिंग एलिमेंट है केल्विन साइकिल के लिए। अगर ये मतलब नहीं होगा तो केल्विन साइकिल जो है वो स्टार्ट ही नहीं हो सकेगी। सो इट इज़ द रेट लिमिटिंग फैक्टर फॉर द केल्विन साइकिल। और जब ये दो एलिमेंट्स मिलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रबिस्को तो एक नया एलिमेंट बनता है। और वो एक नहीं बनता, इन दोनों की जो है केमिकल रिएक्शन से दो एलिमेंट्स बनते हैं। एक तो काफ़ी इमीडिएटली ही ट्रांसफॉर्म हो जाता है, सो वो ब्रेक डाउन हो जाता है और इसका कोई प्रॉपर नेम भी नहीं है। और फिर उसके बाद बनता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 3 कार्बन एलिमेंट जो है वो है फॉस्फोग्लिसरेट। और यहाँ पे जो है एक स्टेप जो है केल्विन साइकिल का वो कंप्लीट हो जाता है, कार्बन फिक्सेशन। इसका कार्बन फिक्सेशन नाम ही इसलिए दिया है क्योंकि इसमें कार्बन जो है वो फिक्स हो रही है और एक न्यू ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहा है जो कि है 3 फॉस्फोग्लिसरेट। अब मैं बताती हूँ कि ये इसको 3 फॉस्फोग्लिसरेट ही क्यों कहा गया है, मतलब 3 का वर्ड जो है इसमें यूज़ ही क्यों किया है। ये इसलिए है क्योंकि आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, न्यूमेरिक नोमेनक्लेचर इस तरह ये वो, तो उससे जो इस पे जो है ना ये इसको मेंशन करा है कि 3 कार्बन पे उसको उसके साथ फॉस्फेट अटैच है, तो इसीलिए उसको 3 फॉस्फोग्लिसरेट का नाम दिया हुआ है। अब हम दूसरा स्टेप देखते हैं, उसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रही है, यानी कि केमिकल रीशफलिंग वाला स्टेप। और इसमें होता क्या है कि 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो रहा है। और वो कैसे हो रहा है, आपको याद होगा कि लाइट जो डिपेंडेंट रिएक्शंस हैं उसमें एटीपी और एनएडीपीएच बनते हैं, वो यूटिलाइज होते हैं केल्विन साइकिल में, यानी कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस में, डार्क रिएक्शंस में। और वो एटीपी अब कन्वर्ट, एटीपी मतलब यूज़ होगी, उसकी एनर्जी यूज़ होगी और वो एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगी। और जो है 3 फॉस्फोग्लिसरेट के साथ एक और फॉस्फेट अटैच हो जाएगा कार्बन नंबर 1 पे। सो इसलिए वो बन जाएगा 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरेट, यानी कि 13 कार्बन्स पे फॉस्फेट अटैच है। और बिस, आपको पता है कि बिस का जो है मतलब होता है कि दो फॉस्फेट जो है अटैच हो जाएंगे। उसके बाद क्या होता है कि जब हमारे पास 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरेट आ गया तो NADPH आ जाता है हमें हेल्प आउट करने केल्विन साइकिल को आगे बढ़ाने के लिए। और यहीं पर इसी स्टेप पे मेन रिडक्शन हो रही है। और जो है NADPH क्या करता है, वो अपने हाइड्रोजन आयंस जो है वो इनकॉर्पोरेट कर देता है 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर, और साथ ही फॉस्फेट आयन जो है वो निकाल भी देता है। यहाँ पे यहीं पे जो है ना डायग्राम में मेंशन नहीं किया हुआ कि ऐसे, आप अपनी बुक्स में देखेंगे, एफएससी की बुक्स में या कोई भी जो है बोर्ड की बुक्स में आपके पास जो भी अवेलेबल है उसमें डायग्राम में मेंशन ज़रूर किया होगा। उसको देख के आप समझेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ आएगी। जितने हमने जो है हाइड्रोजन्स इनकॉर्पोरेट किए उतने ही हमने फॉस्फेट आयंस यहाँ पे वो भी कर दिए, निकाल भी दिए। और 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर जब हाइड्रोजन आयंस यानी कि एनर्जी, इस स्टेप में एनर्जी आ रही है, हाइड्रोजन आयंस इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं, तो आपको पता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस का मतलब होता है रिडक्शन। सो ये आ गई रिडक्शन वाली बात। और केमिकल रीशफलिंग ऐसे हो रही है कि पहले एटीपी फॉस्फेट आयंस जो हैं वो एंटर हो रहे हैं साइकिल में और यूज़ हो रहे हैं। उसके बाद जो है फॉस्फेट आयंस जो हैं वो साइकिल से जो है निकल रहे हैं। तो एक केमिकल रीशफलिंग से हो जाती है, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स चेंज हो रहे हैं यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुई और जो है फॉस्फेट आयंस निकले, और ये सब जब हुआ तो 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है G3 में। और यानी कि ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और यहाँ पे इसके ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 6 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। इन 6 मॉलिक्यूल्स में सिर्फ एक ही जो है ना मॉलिक्यूल वो ग्लूकोज और अदर ऑर्गेनिक
कंपाउंड्स बनाएगा और एनर्जी प्रोवाइड होगी प्लांट को, ग्लूकोज बनेगी। और बाकी के जो 5 हैं वो दोबारा से जो है राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, रीजनरेशन हो जाएगी RUBP की, और स्टेप का नाम ही रीजनरेशन है। और यहाँ पे 3 जो हैं और भी एक वो होते हैं, ब्रेक डाउन होती है, कन्वर्ट होते हैं मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड जो है G3P का 5G3P वो कन्वर्ट होते हैं, राइबोलोज 5 फॉस्फेट बन रही है और जो है ब्रेक डाउन होके G3P। और ये स्टेप्स जो है ना ये बहुत सडनली ऐसे क्विकली होते हैं, और अब हमारी बुक्स में इसको ऐसे मेंशन भी नहीं किया हुआ, उन जो मॉलिक्यूल्स के नाम भी नहीं मेंशन किए हुए, इट इज़ अनडिस्कवरेबल अभी तक, और अनडिस्कवर्ड सॉरी। और जो है 3 जो स्टेप्स हैं, 3 एरोज़ होंगे हमारी बुक्स में। इन एरोज़ का मतलब भी यही है कि यहाँ पे और भी मॉलिक्यूल्स हैं, कंपाउंड्स बन रहे हैं, ब्रेक डाउन हो रही है, स्ट्रक्चर्स न्यू बन रहे हैं, और लेकिन वो बहुत सेकंड्स में, उससे भी पहले आई थिंक इमीडिएटली हो जाता है। और इसके बाद जो है राइबोलोज 5 फॉस्फेट बनी, और राइबोलोज 5 फॉस्फेट RUBP में कन्वर्ट हो गई ATP की मदद से एनर्जी लेके। जो G3P है ना इसको जो है ट्राइओज फॉस्फेट भी कहते हैं। ट्राइओज क्यों? क्योंकि इसमें 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं और फॉस्फेट साथ अटैच है, तो इसीलिए 3 ट्राइओज फॉस्फेट इसको बोल रहे हैं। अच्छा, मैं ये आपको इसलिए बता रही थी क्योंकि हमें ग्लूकोज जो है वो डायरेक्टली नहीं मिलता है, हमें एक ट्राइओज फॉस्फेट की फॉर्म में, ट्राइओज फॉस्फेट कौन सी है? G3P, हमें ट्राइओज फॉस्फेट की फॉर्म में मिलता है, और उसके बाद प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद जाके ग्लूकोज बनता है। और सिर्फ ग्लूकोज नहीं बनता, बाकी भी काफ़ी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं प्लांट्स में। और जो इसका बस ये आप नोट कर लें कि इसका जो स्टार्टर मॉलिक्यूल है ना वो है G3P, यानी कि ट्राइओज फॉस्फेट। और जो है जो ATP और NADPH ब्रेक डाउन हुए थे और कन्वर्ट हो गए थे ADP में और NADP में, ये जो है ये वापस चले जाएंगे लाइट रिएक्शंस में, और वहाँ जाके दोबारा से ATP और NADPH में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर दोबारा से ATP और NADPH जो है केल्विन साइकिल में, यानी कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस में आके हेल्पफुल होंगे, और ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। और इस पूरे जो है केल्विन साइकिल में टोटल एंजाइम्स जो इस्तेमाल होते हैं वो हैं 11, और लेकिन एक ही जो है वो मेंशन किया हुआ है, और एक ही आपने जहन में रखना है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और रेट लिमिटिंग एंजाइम है इन द केल्विन साइकिल, और वो है रबिस्को, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज डिहाइड्रोजिनेज। और ये MCQs में भी आ सकता है, या ये भी बात याद रखने वाली है किसी भी टेस्ट वगैरह में आगे जाके। और इसमें ग्लूकोज बनाने वाला जो है वो कौन सा स्टार्टर कंपाउंड है ये आपको याद होना चाहिए, जो कि है क्या? ट्राइओज फॉस्फेट G3P। और इसमें कितने ATP और NADPH यूज़ हो रहे हैं ये भी आपको याद रखना है। इस केल्विन साइकिल की वजह से इसको C3 प्लांट्स मतलब C3 प्लांट्स के एक जो है प्रोसेस कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें स्टार्टिंग में 3 कार्बन कंपाउंड्स यूज़ होते हैं, इसलिए C3 प्लांट्स में आता है ये प्रोसेस। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ लेक्चर। एक छोटा सा मैंने एक वो दे दिया है, और कंसेप्ट जो कि एक मेन कंसेप्ट है, और उम्मीद है कि हेल्पफुल होगा, आपको समझ आई होगी। और इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता हो कि हाँ इसके फार्मूलाज इस तरह है, मतलब ये इस तरह चीज़ें हो रही हैं, और एक प्रोसेस और एक केल्विन साइकिल अच्छे से आप जो है प्रैक्टिस करें पेपर्स के लिए, और याद करें, और थोड़ी सी थ्योरी ऐड करें, स्टेप्स को थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा अपने पेपर्स में। और जो सिर्फ समझने के लिए सुना है, जो भी एंड टेस्ट MCQs वगैरह जो हैं वो आप देख लें जिन्होंने याद करना है, और जिन्हें प्रॉपर एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करनी है वो तो प्रॉपर एक थ्योरी पहले देखेंगे, इसकी डेफिनेशन वगैरह, इसके स्टेप्स वगैरह, किसने डिस्कवर किया, ये सब कुछ आप देखेंगे कहाँ हो रहा है, ये स्ट्रोमा में हो रहा है क्लोरोप्लास्ट के। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ लेक्चर। मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।